क्वेश्चन नंबर 54 ओके देखें वी व्हाट डूइंग एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज थ्योरम में आपका डाउट है क्वेश्चन नंबर 5050 किसका डाउट है देखो जरा क्वेश्चन नंबर 50 प्लीज लिसन एवरीवन इन अ विंड टनल a wing is designed like this एक विंग ऐसे डिजाइन कर दिया है velocity of air above it is greater or smaller greater कितना है 70 मीटर पर सेकेंड and velocity of air just below it is 63 मीटर पर सेकेंड ऐसा ही गिवन है 63 मीटर पर सेकंड ध्यान दें अब अबोव द विंग वेलोसिटी ज्यादा है तो प्रेशर कम होगा P1 यहाँ वेलोसिटी कम है तो प्रेशर ज्यादा होगा हाई प्रेशर विंग को लो प्रेशर की तरफ पुश करेगा फोर्स लगा देगा फोर्स यानी लिफ्ट मिल जाएगा विंग को लिफ्ट मिलेगा दैट इज लिफ्ट ऑन विंग लिफ्ट का मतलब है फोर्स फोर्स क्या होगा प्रेशर अपॉन प्रेशर इनटू एरिया मल्टीप्लाइड बाय एरिया एरिया ऑफ विंग गिवन है क्वेश्चन में अच्छा क्वेश्चन है ये प्रेशर कौन सा रखें बिलो द विंग P2 P1 से कितना ज्यादा जितना एक्स्ट्रा प्रेशर है वही फोर्स लगाएगा वही प्रेशर मिलेगा सो प्रेशर exerted on the wing is P2 minus P1 multiplied by area अभी P2 minus P1 निकालने के लिए we will apply कौन सी थ्योरम using Bernoulli's theorem What it is? Horizontal flow में तारांश बोलना जरा क्या होगा? Rho plus P plus P plus half rho V square is equal to constant. Below the wing equal to P plus half rho V square above the wing. Below the wing क्या होगा? P2 V2. Above the wing P1 V1. What we want? P2 minus P1 equals to हाफ रो मल्टीप्लाइड बाय क्या आएगा नवेदा मैम ब्रैकेट v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर राधिका v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर या v1 माइनस v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर करेक्ट है p2 माइनस p1 तो ये v2 उधर जाएगा हाफ रो कॉमन ले लेंगे पुट कर दे यहां तो हाफ रो क्या बनेगा v1 स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑल वैल्यूज आर गिवन पुट करके सॉल्व कर लें आंसर विल बी इन न्यूटन इसके बाद भी क्वेश्चन नहीं हो रहा है इसका मतलब कैलकुलेशन वाला पार्ट वीक है प्लीज ज्वाइन माई कैलकुलेशन वाला बैच नेक्स्ट टॉपिक इज 54 एंड 57 हाँ 57 तो वेंचुरी मीटर का वेंचुरी मीटर एक बार डिस्कस करना पड़ेगा तभी समझ में आएगा तो 57 क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा 54 क्वेश्चन में तो लगा दो सीधे ही फॉर्मूला सर आंसर नहीं आ रहा ओके नहीं आ रहा चलिए कोई बात नहीं कैलकुलेशन करानी आई विल डू हमें सर 53 में एरोडायनामिक क्या है एरोडायनामिक लिफ्ट यानी वही विंग वाला सेम ये क्वेश्चन है इसमें इसको लिफ्ट मिलेगा इसे एरोडायनामिक लिफ्ट बोल देते हैं ठीक है उसको मैं चेक करूंगा कैलकुलेशन में देखें जरा प्लीज आज का टॉपिक जो हमें कंटिन्यू करना है दैट इज नोन एज सरफेस टेंशन सरफेस टेंशन समझते हैं जरा
represented by S or T in different books. is equal to S by S. सरफेस टेंशन को S या T से रिप्रेजेंट कर देते हैं. बोलेंगे क्या इसे? अल्ताफ क्या बोलेंगे? नाम क्या रखें इसका? हाँ सर, S या T से किसको रिप्रेजेंट करें? सरफेस टेंशन. लॉज ऑफ मोशन में हमने पढ़ा टेंशन, बट अभी क्या है? मेंटल टेंशन. सॉरी, सरफेस टेंशन मेंटल टेंशन नहीं, नहीं सर, वो तो है. कम करना क्या सर? सरफेस टेंशन. आप ऐसे इंजीनियर बनना जो ऐसा डिवाइस बनना है जो मेंटल प्रेशर को मेजर करे. नहीं सर, कम करेंगे, खत्म जरूर कर. चिप लगानी पड़ेगी. हाँ, तो ऐसा डिवाइस आप आगे इंजीनियर बनने और ऐसा डिवाइस बनना है. ठीक है खत्म जरूर कर सकते हैं. जी सर, खत्म करें. सर वो में प्रोड्यूस करके. बहुत बढ़िया. देखो और जरा, भी तरीके हैं. व्हाट इज सरफेस टेंशन? समझते हैं क्या होता है. सरफेस टेंशन है क्या, पहले ये समझते हैं. सरफेस टेंशन इज द टेंडेंसी और प्रॉपर्टी of liquids, tendency or property of liquids to acquire minimum surface area. Minimum surface area और minimum surface area किसका होता है? स्फीयर का, यानी और स्फेरिकल शेप एक्वायर करने की लिक्विड्स की टेंडेंसी है. दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज सरफेस टेंशन. आपने कभी ध्यान से देखा हो किसी कंटेनर में लिक्विड फिल कर दिया आपने, तो लिक्विड की शेप एग्जैक्टली फ्लैट नहीं होगी, कुछ इस तरह से होगी. कुछ सरफेस स्लाइटली एग्जैक्टली फ्लैट नहीं होगा, स्लाइटली इस तरह से होगा. मोस्ट ऑफ द लिक्विड में मेनिस्कस होता है. हाँ, मेनिस्कस बोलते हैं. अपर मेनिस्कस, लोअर मेनिस्कस. कुछ लिक्विड्स में शेप ऐसे हो जाती है, कुछ लिक्विड्स में शेप ऐसे हो जाती है. कैसे देखेंगे जी? तो वाटर में दोनों जाते हैं. ग्लास में हमने वाटर फिल किया, तो वाटर के केस में शेप ऐसे होती है. ऊपर से देखेंगे तो कॉनकेव शेप होती है. क्यों होता है वो समझना है. वो डेली लाइफ में कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है, फिर वो समझेंगे. ठीक है जी? हाँ सर. ग्लास को ऊपर तक बढ़ जाता है. हाँ, तो फिर हाँ, अपने लेवल क्रॉस कर दिया तो थोड़ा सा ऊपर आ जाता है, कॉन्वेक्स बन जाता है. बट आपने कंडीशन चेंज कर दी. जनरली वाटर इन ग्लास कंटेनर ऐसे होता है जनरली. ठीक है, तो क्यों होता है ऊपर जाने के बाद अब अलग वो समझेंगे. तो शेप कैसी है जी? ऊपर से देखेंगे तो फ्लैट नहीं, ऐसे स्फेरिकल शेप होगी, ऐसे हो जाएगा इस तरह से. दैट मीन्स इस पॉइंट पे एक सरफेस पे फोर्स लगता है. दैट इज नेम्ड सरफेस टेंशन. का फॉर्मूला क्या बनेगा? टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट लेंथ. ध्यान देने वाला पॉइंट क्या है? फोर्स अलोंग द टेंजेंट पर यूनिट लेंथ. यानी सरफेस टेंशन हमेशा अलोंग द टेंजेंट एक्ट करेगी. यहाँ शेप ऐसे है तो यहाँ टेंजेंट कैसे होगा? ऐसे. यहाँ टेंजेंट ऐसे आएगा. यू नो टेंजेंट? टेंजेंट यानी कोई कर्व्ड पार्ट है, उसके सिर्फ उसी पॉइंट को टच करता हुआ जाए. तो यहाँ टेंजेंट ऐसे होगा, यहाँ टेंजेंट ऐसे होगा. यानी सरफेस पे एक फोर्स पर यूनिट लेंथ लग रहा है. दैट फोर्स पर यूनिट लेंथ इज नेम्ड सरफेस टेंशन. क्यों लग रहा है वो भी सीखेंगे, कहाँ लग रहा है वो भी सीखेंगे. पहले इसके बारे में थोड़ा सा सीखते हैं. लेंथ किसकी है सर? वही सरफेस मेनिस्कस की. थोड़ा सा वहां तक पहुंचते हैं. बट जैसे सरफेस टेंशन का कांसेप्ट कहाँ यूज होता है? इन मेकिंग सोप और डिटर्जेंट. यू नो सोप और डिटर्जेंट नाम सुना है? सर देखिए सरफेस टेंशन का कॉन्सेप्ट और कहाँ यूज होता है? आजकल आपने अक्सर सुना होगा वाटर प्रूफ, वाटर प्रूफिंग एजेंट, वाटर प्रूफिंग मटेरियल. क्या होता है?
वाटर प्रूफ का एक ऐड भी आता है, काफी फेमस ऐड है। स्काईलैक्स का। हाँ, ये नाम ध्यान नहीं आ रहा। स्काईलैक्स का। वाटर प्रूफ सीमेंट आ रहा है, वाटर प्रूफ पाउडर आ रहे हैं, वाटर प्रूफ क्लॉथ आ रहे हैं, वाटर प्रूफ बैग आ रहे हैं। तो वाटर प्रूफ में क्या ऐसा कर दिया है, वाटरप्रूफ होना है ना? वो सरफेस टेंशन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं उसमें। कैसे, क्या समझेंगे सारी बात, पहले समझ लेंगे है क्या, फिर उसका यूज को सीखेंगे। वो हाइड्रोफोबिक होती है। हां तो सभी का वाटरप्रूफ। हाइड्रोफोबिक जी। देखिए जरा क्यों, कैसे होते नहीं होते। व्हाट इज इट्स एसआई यूनिट? ऑल पॉइंट्स आई विल डिस्कस, बस सुनते चले जाओ। न्यूटन पर मीटर। न्यूटन पर मीटर। व्हाट इज इट्स डायरेक्शन? Always along the tangent or in the direction of force. Force भी हमेशा along tangent ही होगा, so direction of surface tension is along the tangent. So surface tension is a scalar or vector? Vector नहीं, scalar है। Why बता दो जी, because रीजन बता दो जी। सर वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता। स्केलर है, डायरेक्शन होते हुए भी स्केलर है, बिकॉज वेक्टर लॉ सरफेस टेंशन यानी ये वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता, वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता। इसलिए सरफेस टेंशन डायरेक्शन होते हुए भी स्केलर है। टेंसर क्वांटिटी होगी। नहीं, स्केलर होगा। सर टेंसर तो टेंसर अलग होते हैं, ये स्केलर है पूरा। टेंसर जैसे कैपेसिटेंस होता है। वो अलग हो गए सर। फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज सरफेस टेंशन को समझने के लिए तो छोटे छोटे टर्म्स को समझते हैं। लाइक व्हाट डू यू मीन बाय इंटरमोलिक्यूलर फोर्स? वैन वाल फोर्स। इंटरमोलिक्यूलर फोर्स का मतलब फोर्स बिटवीन टू और मोर molecules. What about interatomic? सर फोर्स बिटवीन टू और मोर एटम्स। Force between two or more atoms. Interatomic forces. अब इसी में आ जाते हैं interatomic and intermolecular forces are in what case becomes cohesive forces? What are cohesive forces? And the next one are adhesive forces. जल्दी से बता दो जी। सारे एडिशन से फेविकॉल में कुछ होते हैं। अरे जी ऐसे लगता है कि ऐसे ही नहीं सब फेविकॉल में लिखवाते हैं। What you are doing? I didn't get समझते हैं जरा। कोहेसिव में मतलब सर अगर हम उसे हाथ पे डालेंगे तो कैसे देगा? को का मतलब है सेम। cohesive force means interatomic or intermolecular forces between atoms or molecules of same or different substance, of same substance, of same substance. That is like this हाँ सर कुछ तो इलेक्ट्रिक है। पेन, सर कुछ तो है। मैग्नेटिक पेन, स्टाइलर भी कह देते हैं। देखिए जरा, तो इसके एटम्स मॉलिक्यूल्स आपस में चिपके हुए। पानी का कर रहा। देखो जरा, करेंगे इलाज। हाँ जी, इसके एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स काफी स्ट्रांगली आपस में कनेक्टेड हैं। इनके बीच में एटम्स मॉलिक्यूल्स के बीच में स्ट्रांग बॉन्डिंग है। बैंड कर रहा हूं, बैंड हो ही नहीं रहा, स्ट्रांग बॉन्डिंग है, यानी इनके बीच में फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन सेम मॉलिक्यूल है सारे, तो इनके बीच में जो फोर्स है वो से बोलेंगे कोहेसिव फोर्स। ठीक है। व्हाट अबाउट एडहेसिव? डिफरेंट मॉलिक्यूल forces between atoms or molecules of different substances. इसीलिए आप अक्सर देखते भी होंगे फेविकोल पे, फेविक्विक पे, फेविक्विक सुना होगा, Yes, sir. फेविक्विक एल्फी, फेविकोल, उन सब पे
लिखा होता है स्ट्रॉन्ग एडहेसिव, स्ट्रॉन्ग एडहेसिव, ठीक है, क्योंकि वो डिफरेंट मटेरियल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स क्रिएट कर देते हैं, उनको चिपका देते हैं। फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस आर एडहेसिव, सेम सब्सटेंस है तो एडहेसिव, कोहेसिव। कोहेसिव में सर एग्जांपल मार करिए, अगर हम हाथ पे डाल दें तो नीचे चला जाएगा। कोहेसिव जो एडहेसिव होगा, डिफरेंट मटेरियल हो गया ना जी। नेक्स्ट देखें जरा प्लीज, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरमोलिकुलर रेंज? सरफेस टेंशन को समझने के लिए कुछ टर्म्स इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। वन इज इंटरमोलिकुलर रेंज, ये क्या होता है जहां तक मॉलिक्यूलर फोर्स चल रही है जी। किसी कंटेनर में हमने लिक्विड फिल कर रखा है, इसमें यहां कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है तारा, यहां मॉलिक्यूल ही मॉलिक्यूल है, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल यहां अज्यूम कर लिया मैंने, ये अपने चारों तरफ कितना डिस्टेंस तक बाकी मॉलिक्यूल्स पे फोर्स लगा सकता है, दैट डिस्टेंस इज नोन एज इंटरमोलिकुलर रेंज। यानी वो डिस्टेंस जहां तक कोई भी मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल पे फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो फिर तो हमें सर्कुलर या स्फेरिकल होना चाहिए। ये हमेशा स्फेरिकली होगा, क्योंकि कोई मॉलिक्यूल यहाँ है तो अपने चारों तरफ इधर यहां तक फोर्स लगाएगा तो इधर यहां तक लगाएगा, ऊपर भी होगा, इधर चारों तरफ होगा, दैट्स व्हाई इट विल बी अ स्फीयर। सो व्हाट इज इंटरमोलिकुलर रेंज को क्या लिखें? डिस्टेंस up to which a molecule can exert force on another molecule। एक मॉलिक्यूल दूसरे पे कितना डिस्टेंस तक फोर्स लगाएगा, दैट डिस्टेंस इज नोन एज इंटरमोलिकुलर रेंज, ठीक है। एंड इस रेंज को रेडियस मान के एक स्फीयर ड्रॉ करेंगे तो वो स्फीयर को बोलेंगे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस मींस इस स्फीयर के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल होंगे उन सब पे ये मॉलिक्यूल फोर्स एक्सर्ट करेगा, ठीक है। फोर्स किस तरफ होगी, उसकी तरफ या फिर अट्रैक्टिव है तो उसकी तरफ, रिपल्सिव है तो अभी डिपेंड करता है। जनरली अट्रैक्टिव भी होता है बट कुछ केस में रिपल्सिव भी होगा, ठीक है जी। सो व्हाट डू यू मीन बाय सरफेस फिल्म? अब सरफेस फिल्म क्या है समझते हैं जरा। एक कंटेनर में हमने लिक्विड फिल कर दिया जी अप टू अ सर्टेन हाइट, लाइक दिस। एक मॉलिक्यूल यहां पे है तो इसका इंटरमोलिकुलर रेंज ये हो गया, इतने डिस्टेंस तक ये बाकी पे फोर्स लगाएगा। अब इस मॉलिक्यूल के चारों तरफ इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल सब पे लगाएगा तो जितने भी सारे मॉलिक्यूल हो इस पे लगाएंगे, यानी इस पे चारों तरफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगेंगे। इस पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो। बट इतनी ही डिस्टेंस की, इतनी ही थिकनेस की एक लेयर हम सरफेस पे एज्यूम कर लें, इस लेयर को बोलेंगे सरफेस फिल्म। Surface film is a thin layer of liquid, at its surface of what thickness? Thickness कितनी होगी इसकी? Of thickness equal to intermolecular range। इंटरमोलिकुलर रेंज के बराबर थिकनेस की एक थिन लेयर इमेजिन कर लें। अलग से नहीं दिखेगी, देखने में अलग नहीं है, सेम ही है, देखने में तो लिक्विड ही है,
बट इतनी थिकनेस की एक लेयर हम सरफेस पे इमेजिन कर लें तो उसे बोलेंगे सरफेस फिल्म। और इसी सरफेस फिल्म के अंदर, इसी लेयर के अंदर ही सरफेस टेंशन का सारा फिनोमेना काम करता है। या अंदर सरफेस टेंशन काम नहीं करती, सरफेस टेंशन यानी जो सरफेस पे काम करेगी। प्रैक्टिकली सरफेस फिल्म का थिकनेस इज इन मिलीमीटर माइक्रोमीटर, यानी ये जो लाइन ड्रॉ कर रखी है इससे भी हजारों गुना स्मॉलर, इससे भी बहुत ज्यादा स्मॉल साइज पैक्ट करते हैं। माइक्रोस्कोपिक फिनोमिना है, समझाने के लिए बड़ा बड़ा ड्रॉ कर रहे हैं। प्रैक्टिकली इट वर्क्स ऑन एटॉमिक लेवल एंड एटम का साइज यू नो 10 की पावर माइनस 90 एटम का साइज 10 पावर माइनस 10 टू 10 पावर माइनस 11 मीटर। न्यूक्लियस का साइज 10 पावर माइनस 15 मीटर। सो बहुत ही माइक्रोस्कोपिक फिनोमिना है, समझने के लिए बड़ा सा ड्रॉ करें, इतना बड़ा, बट प्रैक्टिकली इसकी जो थिकनेस है ये माइक्रोमीटर में होगी, यानी वेरी 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 स्मॉल थिकनेस होगी। अब क्यों होता है समझे जरा। एक मॉलिक्यूल यहाँ पे है तो ये उसका कंप्लीट स्फीयर बन गया, इसके चारों तरफ इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है तो इस पे चारों तरफ फोर्स इक्वल एंड अपोजिट लगेगा। नेट फोर्स क्या होगा? 0, यानी इक्विलिब्रियम में रहेगा। बट कोई मॉलिक्यूल यहां है तो इस पे क्या होगा? इस पे नीचे मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे, ऊपर कम होंगे, तो इस पे नीचे फोर्स ज्यादा लगेगा, ऊपर फोर्स कम लगेगा, नेट इनवर्ड आएगा। कोई मॉलिक्यूल सरफेस पे इमेजिन कर लें तो इसके ऊपर देखें तो ऊपर तो एयर है लेकिन नीचे पूरे में लिक्विड है, यानी नीचे फोर्स बहुत ज्यादा, ऊपर फोर्स है ही नहीं है, ना के बराबर है। तो इस लेयर के अंदर जैसे से ऊपर जाएंगे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इक्विलिब्रियम में नहीं रहेंगे। यहाँ मॉलिक्यूल्स इक्विलिब्रियम में है, यानी उन पे नेट फोर्स 0 है। बट इस लेयर के अंदर जो मॉलिक्यूल हैं दे आर नॉट इन इक्विलिब्रियम, उन पे नेट फोर्स 0 नहीं है। तभी वो नेट फोर्स 0 नहीं है तो रेस्ट में नहीं होंगे, तभी उनमें मूवमेंट स्टार्ट होती है और वो शेप को ऐसे या फिर ऐसे गेन कर लेते हैं, फ्लैट नहीं होगा हमेशा। और लिक्विड तो ऐसा ही होगा सर, मतलब सर कौन से केस में सर ये होगा, कौन हाँ वही वो हमें समझना, वही तो पढ़ाना है कि किस केस में ये ऐसे बनने का कॉनकेव और किस केस में कॉन्वेक्स बनने का, वो पढ़ाना है सर मैंने। एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी तो होगा। हाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिल्कुल है, बट उसके बाद भी मॉलिक्यूल्स का जो फोर्स है वो ज्यादा है, काफी ज्यादा है, जिससे वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो शेप कैसे बनेगी? इधर कॉन्वेक्स और कॉनकेव। ये कैसी शेप है? कॉनकेव। और ये कॉन्वेक्स। और ये फ्लैट। कौन सा? प्लेन नहीं सर, फ्लैट मतलब फ्लैट प्लेन। Hopefully what? सर नीचे इक्विलिब्रियम क्यों है फिर? हाँ नीचे इक्विलिब्रियम क्यों है? क्योंकि इसके चारों तरफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल है, ठीक है? तो उस पे जितना फोर्स नीचे लग रहा है उतना ही फोर्स ऊपर लग रहा है, नेट 0। बट यहाँ जो इसके ऊपर तो लिक्विड तो है ही नहीं, ऊपर लिक्विड तो सिर्फ नीचे है, तो नीचे फोर्स ज्यादा, ऊपर ना के बराबर है, क्योंकि एयर मॉलिक्यूल्स का फोर्स लिक्विड के फोर्स के रेस्पेक्ट में नेग्लिजिबल होगा। तो दैट्स व्हाई इस लेयर के अंदर सारा सरफेस टेंशन का फिनोमेना काम करता है। इसको जो मैंने अभी आपको थ्योरेटिकली समझाया, एग्जाम में नहीं पूछेंगे, मैंने जो समझाने की कोशिश की शायद किसी को समझ में आ जाए, है ना? हाँ, इससे हम बॉम्ब तो नहीं बना पाएंगे बट सोप बनाना जरूर सीख जाएंगे। यू नो सोप और डिटर्जेंट बनाना जरूर सीख जाएंगे, उसकी फैक्ट्री लगा सकते हैं। उसके लिए आई विल गाइड इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड। तो जॉब करेंगे। अच्छा जॉब करेंगे, हाँ जॉब कर लेना सब, अभी तो हो सकता है उसी फैक्ट्री। चलिए बाकी हो सकता है कुछ इन्वेस्टर भी हो यहाँ पे, है ना? बॉम्ब को तो बताना है आपको। अच्छा देखिए, तो सरफेस टेंशन क्या है? टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट लेंथ। क्लियर है? कहाँ काम करती सरफेस टेंशन? ओनली एट द सरफेस।
सरफेस फिल्म के अंदर काम करती है, विच इज अ थिन लेयर। नेक्स्ट वन इज कहां कितने रेंज में काम करेगी वो हमें समझना है। देखें जरा, एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा। कंटेनर में हमने लिक्विड फिल कर दिया है, इस लिक्विड का सरफेस टेंशन इज S। इसमें हमने एक थिन सर्कुलर रिंग इसके ऊपर हमने यहाँ पे रख दिया इस तरह से, थिन सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस R। इसके ऊपर रख दिया हमने जेंटली, वेरी जेंटली इसके ऊपर हमने रख दिया है थिन सर्कुलर रिंग। सीधा फेंक देंगे तो फेंक देंगे तो नहीं बनेगा ना। एक सर्कुलर रिंग इसके ऊपर रखी हुई लाइक दिस, जिसका रेडियस कितना है R। व्हाट इज द, आप प्रैक्टिकली करके देखें, किसी कंटेनर में वाटर फिल कर लिया, उसके ऊपर काफी लाइट यानी हल्की कोई थिन रिंग या सर्कुलर शीट वाटर के ऊपर रख दें, उसको किसी लाइट स्ट्रिंग की हेल्प से अटैच कर दें और उसे लिफ्ट करेंगे तो वाटर उसे लिफ्ट करने से रोकेगा, उस पर फोर्स लग जाएगा। व्हाट इज द फोर्स नीडेड टू लिफ्ट द रिंग? इसको लिफ्ट करने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? हमने इमेजिन कर लिया कि रिंग इज लाइट, लाइट का मतलब रिंग का अपना मास नहीं है, तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? दैट इज सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। सरफेस टेंशन गिवन था S। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रिंग? 2πr 2πr या 4πr, यही मैं समझाना चाह रहा हूं। समझते हैं जरा, सरफेस टेंशन कहां एक्ट करेगी? छोटा सा पॉइंट है, समझ में आया, क्वेश्चन खत्म। कहां एक्ट करेगी ये समझना है। रिंग हमने रख दिया, रिंग में लिक्विड इसके इनर फेस पे भी कांटेक्ट में, आउटर फेस पे भी कांटेक्ट में है, तो अंदर वाले फेस पे रिंग जो इनर फेस है यहाँ पे सरफेस टेंशन अलग से काम करेगी और आउटर सरफेस पे रिंग पे सरफेस टेंशन अलग से काम करेगी। लेकिन सर रिंग तो बहुत ज्यादा थिक है ना, थिन या थिक जो भी है, कितना भी थिकनेस कम कर दें आप, जैसे ये है रॉड, इसके यहां सरफेस टेंशन अलग से काम करेगी, यहां सरफेस टेंशन अलग से काम करेगी। मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, लेंथ पे डिपेंड करेगा। सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय वो लेंथ जहां सरफेस टेंशन काम करेगी, यानी जहां पे बॉडी लिक्विड के कांटेक्ट में है। लेकिन यहाँ पे तो सर हम ये अज्यूम कर रहा हूं कि रिंग जो डिप्ड हो रखी है, सरफेस पे डिप्ड नहीं, कांटेक्ट में है, सरफेस पे टच करे। एक और एग्जांपल पहले ले लो प्लीज। हमने रिंग की जगह एक सर्कुलर डिस्क, लाइट सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस R रख दिया, उसको लिफ्ट करने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? क्या अज्यूम करा हमने? डिस्क की बात होगी। फॉर डिस्क फोर्स नीडेड इज सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, कितना होगा? 2πr। क्योंकि डिस्क में अंदर तो कुछ है ही नहीं, अंदर तो पूरे में मटेरियल है। डिस्क का सरफेस और लिक्विड का सरफेस कांटेक्ट में कहां है? सिर्फ सरफेस पे है। अंदर सिर्फ बाहर वाले पार्ट पे कांटेक्ट में, अंदर वाली साइड में तो डिस्क का अपना मटेरियल है। यानी वो सरफेस जहां जहां बॉडी एंड लिक्विड कांटेक्ट में है, वो सरफेस ओनली। सर इनका आप ऐसे बोल रहे हो कि सर ऐसे जैसे ये है, इसमें यहां सरफेस टेंशन अलग से काम करेगी, बाहर अलग से काम करेगी। लेकिन शीट में तो अंदर होगा नहीं ना, शीट में अंदर तो पूरे में मटेरियल होगा, तो वहां अंदर शीट पे सरफेस टेंशन एक्ट नहीं करेगी। एक और एग्जांपल लूं, मैंने इसको जेंटली वाटर पे रख दिया, तो इसमें सरफेस टेंशन यहां अलग से काम करेगी, इधर अलग से काम करेगी। इसका लेंथ L है, तो कितना फोर्स लगेगा? S इंटू 2L। डिस्क होती तो 2πr, रिंग है तो 4πr। 2πr अंदर वाला लेंथ, 2πr बाहर वाला लेंथ, क्योंकि थिकनेस नेग्लिजिबल का है। सर अगर सर थोड़ी थिक रिंग होगी थिक रिंग होगी तो तो 2πr1 प्लस 2πr2,
यानी हमें वो लेंथ कंसीडर करना है जहां सरफेस टेंशन कॉन्स्टेंट, जहां बॉडी एंड लिक्विड कांटेक्ट में है विद एयर के कांटेक्ट में दोनों। याद रखने का अच्छा तरीका। हाँ सब सर डिस्क में तो एरिया देना चाहिए ना, डिस्क में तो एरिया कंसीडर वही FYI होता है। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला हमेशा लेंथ आएगा, तो हमें वो जहां जहां बॉडी कांटेक्ट में वहां एरिया नहीं, वहां का लेंथ आपने देखना है, एरिया नहीं देखना, क्योंकि सरफेस टेंशन इज व्हाट टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया और पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट आपने लेंथ। कहा था कि इसको लेंथ से डिवाइड करेंगे तो ग्रेडियंट हो जाएगा।